चलो सामने ध्यान दो इधर। चलो कल हम पढ़े थे मौर्य वंश के बारे में। एकदम शांत हो जाओ। मौर्य वंश के 3 प्रमुख शासक के नाम पूछेगा तो क्या क्या बताओगे? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। उनके गुरु का नाम बताओ। गुरु का नाम चाणक्य। चाणक्य जो था किसके दरबार में था पहले? तो घनानंद अपमानित करके इसको निकाल दिया था। फिर इसने किसका साथ दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से किसको हराया? घनानंद को। और घनानंद को हराने के बाद फिर मौर्य वंश का क्या हुआ? स्थापना। संस्कृत में, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मोरा। और मोरा का अर्थ क्या होता है? मौर्य। इसलिए नाम क्या पड़ा? मौर्य वंश। कौन सा वंश पड़ा? तो मौर्य वंश जो उनके माता जी के नाम पे रखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शिक्षा कौन से विश्वविद्यालय में पूरा किया था? तक्षशिला में, जो अभी कहां मिलेगा? पाकिस्तान। मौर्य वंश के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र भी क्या था? तक्षशिला था। आपका क्लियर है सबका? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार के भारत का निर्माण किया था अपने समय में? तो अखंड भारत। अभी जो है बंटवारा हो के जितना बचा वो दिखता है, लेकिन उससे पहले भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय अखंड भारत आपको देखने मिलेगा। ठीक है, जो उत्तर में कहां तक था? कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक या मैसूर तक, और पूर्व में बंगाल तक, और उत्तर पश्चिम में ईरान तक। उत्तर पश्चिम में। और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार गुजरात तक था। ऐसा प्रमाण कहां से मिला है? कौन से अभिलेख से मिला है? जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? इसी को गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। जगह का नाम गिरनार है ना? गुजरात में आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है किसका है भाई वो अभिलेख? रुद्रदामन का है। रुद्रदामन का जानकारी है चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार और सुदर्शन झील का। आ रहा बात समझ में? हाँ कि नहीं? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य को हराने के लिए कौन आया था? मतलब कौन लड़ाई करने के लिए आया था? सेल्यूकस निकेटर। कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। लेकिन कौन जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन जीतेगा? चंद्रगुप्त जो मौर्य है ये जीत जाता है। उसके बाद किससे विवाह करता है? हेलिना से। हेलिना का नाम क्या था? कार्नेलिया। क्या नाम था? दहेज के स्वरूप में इनको बहुत सारे क्षेत्र मिला था, जैसे कि हेरात, इसके अलावा गंधार और बलूचिस्तान और काबुल। उस समय इनका नाम अलग अलग था, जैसे क्या क्या था? एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और रेपिनेसी। क्या लिखा है? ये तो कठिन शब्द है, पढ़ाता भी नहीं है। कल भी ऐसे हो रहा था। क्या नाम है? जो भी है ऐसा है। ठीक। अभी उसको क्या बोलते हैं? काबुल। अभी क्या बोलते हैं? काबुल के नाम से जानेंगे। ठीक है ना? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बताओ। मेगास्थनीज जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समझ आ पा रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या उपहार में दिया था? कितना हाथी? तो हाथी की कमी किसको होगा आगे चल के? अशोक को होगा। किसको होगा? तो वो लड़ाई करने कहां जाएगा? कलिंग में। कहा जाएगा? ठीक है ना? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो मेगास्थनीज था, इसने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका पुस्तक। कौन सी पुस्तक? जिसमें मौर्य वंश की क्या मिलता है? जानकारी। क्लियर है सबका? रजावली जो जैन ग्रंथ है, इसमें क्या बताया गया है बताओ? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज दरबार किसको दे दिया पूरा? बिंदुसार को सौंप के चले गया। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। कहां चले गया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और संलेखना विधि से क्या किया? प्राण त्याग दिया। जो समय था 258 ईसा पूर्व का। समझ आ जा रहा है ना? बाकी इसके बाद जो शासक आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उसका नाम क्या रहेगा? बिंदुसार। लेकिन बिंदुसार को योग्य शासक होगा क्या? नहीं। उसके समय में मेन जो शासन को चलाने वाला व्यक्ति था चाणक्य। कौन चला रहा था? नाम मात्र के लिए राजा कौन बना था? बिंदुसार। तो आज कहां से पढ़ेंगे अपन? बिंदुसार से देखते हैं। क्लियर है सबका? चलो सामने ध्यान दो आज। चलो बिंदुसार के बारे में देख लो।
क्या क्या आपको समझना है, बीच में बातें ना करें, सामने ध्यान दो इधर। देखो क्लास में आपको जो है उसको तुरंत याद करना है ताकि अच्छे से आप एग्जाम में बना पाओ हर एक चीज को। बिंदुसार का पहला क्वेश्चन क्या आएगा, यह किसका उत्तराधिकारी था, बोलेंगे किस में टिक लगाओगे, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था या उसका पुत्र था, ये बोल सकते हैं। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। और इसके समय बिंदुसार के समय राज्य का संचालन कौन किया था, चाणक्य। राज्य का संचालन क्या कौन किया था, क्योंकि ये अयोग्य शासक के रूप में उभरा है ना। और इनकी माता जी का नाम क्या था, दूरधरा। क्या नाम था, बिंदुसार की दो पत्नी थी जिसका नाम बता दो, क्या क्या है, चारुमित्रा और सुभद्रांगी। क्या क्या नाम था, चारुमित्रा और सुभद्रांगी। और बिंदुसार के 3 पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 3, जिसमें पहला नाम क्या है, सुशीम, दूसरा अशोक और तीसरा, जिसमें कौन योग्य निकलेगा। और ऐसा नहीं कि अशोक, ये तो नाम जो 3 लोग का ही मिला है, लेकिन अशोक जब राजा बना था तो उसमें इतिहास में ये लिखा है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके बना था। कितना भाई, 99, ठीक नहीं। तो ये इतिहास में प्रमाण भी है, उसका जगह भी बताया गया है कि जितने 99 भाई थे सबकी हत्या करके कुएं में डाल दिया सबको। और वो कुआं आज भी पटना जो शहर में आपको मिलेगा, पटना बिहार में है, उसको अपन आगे देखेंगे कि वो कुआं का भी अभी बताया जाता है कि अपने कितने भाइयों को मार के उसमें डाला था और शासन को प्राप्त कर पाया था वो। मतलब एकदम योग, मतलब बहुत ही खतरनाक आदमी था, मतलब कौन, आपका अशोक। बाद में इसका हृदय परिवर्तन होगा कलिंग युद्ध के बाद, उसके बाद वो धर्म के रास्ते में आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा पूरा छोड़ देता है। उससे पहले कईयों लोगों का हत्या किया वो। समझ आ पा रहा है, चलो यहां से बता दो क्या क्या आपको याद रखना है। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था, बताओ। इसने राज्य का संचालन किया था क्या, नहीं। कौन किया था, चाणक्य। ये नाम मात्र के क्या बना था, शासक। माता जी का नाम दूरधरा। पत्नियों में 2 लोगों का नाम मिलता है, किसका किसका, चारुमित्रा और सुभद्रांगी। और पुत्र में 3 का नाम उल्लेख है, जिसमें क्या क्या है, सुशीम, अशोक और तीसरे। क्लियर है सबका, आगे बढ़े। चलो, बिंदुसार के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था आपका डाइमेकस। क्या नाम था, और डाइमेकस को भेजा कौन था, बोलेंगे तो एंटीयोकस। कौन भेजा था, जो सीरिया का राजा था। कहां का राजा था, सीरिया जो कंट्री है, सीरिया जो देश है, वहीं का राजा कौन था, आपका एंटीयोकस। इसने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या था, डाइमेकस। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो ससुर था, क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर, वो भेजा था। क्यों भेजा था, कल बता दिया था। केवल उनको बातचीत, कुछ चीज को समझने में तकलीफ है तो उसके दरबार में बैठे रहेगा और उस चीज को बताएगा। लेकिन हम दरबार में रह के करेगा क्या, पुस्तक लिख दिया इंडिका। कौन सा पुस्तक, इंडिका पुस्तक कौन लिखा, मेगास्थनीज। चलो, तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस। अब ये थोड़ा सा कुल मिला के शासन के लिए उतना अच्छा योग्य नहीं था, लेकिन पीने खाने में ठीक था, ठीक नहीं। इसने डाइमेकस से डिमांड किया कि आप जब जाओगे सीरिया तो मेरे लिए, या तो ऐसा नहीं, इससे नहीं, सीरिया नरेश एंटीयोकस से डिमांड किया कि मेरे लिए, क्योंकि सीरिया तरफ अंजीर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और मीठी शराब वहां ज्यादा मिलता है, जिसको अपन वाइन वगैरह बोलते हैं भी। समझ आ रहा है, तो मीठी शराब और अंजीर का डिमांड किससे किया था, ये एंटीयोकस से। किसके थ्रू करवाया था, डाइमेकस। समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं भेजा था अब भेजा ना भेजा अलग किस्सा है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार अंजीर और मीठी शराब किससे, मतलब किससे मंगवाने का प्रयास किया था, एंटीयोकस से। क्योंकि एंटीयोकस अपने दरबार, इस एंटीयोकस का राजदूत क्या था, डाइमेकस, तो उसके थ्रू ये क्वेश्चन पूछ देता है। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में, देखते हैं बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था, पूछेगा तो आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, हम 6वीं शताब्दी में 72 प्रकार के संप्रदाय देखे थे। कितना प्रकार का, उसमें से मेन में अपन इसका भी नाम लिखे हैं, कौन, आजीवक संप्रदाय का नाम। समझ आ पा रहा है, हाँ ना। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मोंगली पुतिस गोसाल। क्या नाम था, मोंगली पुतिस गोसाल, या इसी को बोलते हैं मोंगली पुतिस्य। क्या बोलते हैं,
मोंगली पुतिस्य करके बोलते हैं। इसका कोई खास बात है कि नहीं बताओ। तीसरी बौद्ध संगति का क्या था ये? अध्यक्ष था। क्या था आपका? अध्यक्ष। मोंगली पुतिस गोसाल जो कौन से संप्रदाय का संस्थापक है? आजीवक संप्रदाय। और बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय को। याद रखना है। समझ आ पा रहा है? आजीवक संप्रदाय को और कौन मानता था पहले? नाम सोचो। आजीवक संप्रदाय कॉपी में लिखे हो कि देखना? नहीं लिखे हो? हाँ हाँ, अच्छा ठीक ठीक। इसका जो पुत्र होगा अशोक, वो कौन सा धर्म मानेगा? बौद्ध धर्म मानेगा। ये किस धर्म को मानता है? और अशोक जो है वो पहाड़ियों में जो कुछ कुछ गुफाओं का निर्माण करवाएगा, आगे चल के उसको देखेंगे। ठीक है ना? ठीक, चलो फिर से देख लो। तो बिंदुसार के बारे में देखते हैं। इसके दरबार में कौन आया था? एंटियो, सॉरी, इसके दरबार में आया कौन था? डाइमेकस। किसका राजदूत? बिंदुसार एंटियोकस से क्या क्या चीज का डिमांड किया था? साहब कौन से संप्रदाय का था? चलो, इस संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मोंगली पुतिस गोसाल। कौन मोगली बोल रहे हैं? चलो आगे देखो ध्यान से। बिंदुसार के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलो, बिंदुसार जो था कोई भी नया प्रदेश को नहीं जीता, क्योंकि इससे पहले जो भी आते थे नए नए क्षेत्रों को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला रहे थे। इसलिए इतना बड़ा साम्राज्य बना था मौर्य वंश का। आप पूरे भारत को जीत लिए थे इन लोग। लेकिन बिंदुसार किसी भी प्रकार के क्षेत्र को जीता क्या? तो नहीं जीता। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है बिंदुसार को और क्या नाम से जानते हैं? भले कुछ काम नहीं किया, लेकिन इसको बोलते हैं अमित्र घात। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शत्रु विनाशक। क्या बोलते हैं? लेकिन कोई शत्रु विनाश किया नहीं है वो, ठीक नहीं, नाम बस है। क्या नाम है? शत्रु विनाशक। जैसे क्या बोलेंगे? अमित्र घात। क्लियर है? वायु पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें बिंदुसार का नाम मिला है भद्रसार। क्या नाम मिला है? तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना। पहला क्या नाम है? अमित्र घात, दूसरा शत्रु विनाशक, और तीसरा भद्रसाल। भद्रसाल नाम कहां से? और जब जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें इसका नाम मिला है सिंह सेन। क्या मिला है? तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिला है। जैसे कि फेमस नाम में दो ठो था, पहले बता दो। अमित्र घात, दूसरा शत्रु विनाशक। वायु पुराण में भद्रसाल। जैन धर्म में इसका नाम सिंह सेन। और इसी को ही कहा जाता है मुख्य रूप से पिता का पुत्र, पुत्र का पिता की उपमा किसको दी जाती है बोलते हैं? तो बिंदुसार। क्योंकि बिंदुसार का नाम इतिहास में जाना इसलिए जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? और इतिहास में इसको जाना जाता है कि ये अशोक का पिता था। किसका पिता था? भले कुछ नहीं किया है, लेकिन दोनों तरफ से नाम कमा लिया है, ठीक नहीं। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो अखंड भारत बना के गया। समझ में आ पा रहा है? और सबसे शक्तिशाली या सबसे महान शासक था सम्राट अशोक, उसका ये क्या था? पिता था। तो दोनों तरफ से इनको नाम मिला, इसलिए इनको इतिहास में जाना जाता है। वैसे कुछ काम किए थे क्या ये? कोई भी साम्राज्य नहीं जीता, बस मीठा शराब पीता था, ठीक नहीं। किससे डिमांड मंगवाया था? हाँ, एंटीओकस से बोला था कि थोड़ा भेजवा देना, ऐसा कर, ठीक नहीं। जैसे कोई जाता है लेने के लिए तो मेरे लिए भी ला लेना, ऐसे, ठीक नहीं। मंगाते कि नहीं मंगाते? अरे होता ही नहीं। और फिर वैसा आदमी फिर लाता नहीं, पैसा कम पड़ गया ऐसे बोल देता है। वो एक ही ठोक के लिए बस लाया था, ऐसे करके, ठीक नहीं। ऐसा होता होगा, देखे होगे लड़के लोग कहीं पिकनिक जाते हैं तो कोई एक आदमी तो उसी ले जाता है कि एक आदमी काम रहेगा, वो अन्य चीज जो भी है शराब वराब लाने वाला है, दूसरा आदमी चिकन लेने जाएगा, ठीक है, तीसरा राशन दुकान जाएगा, ये बंटवारा कर लेते हैं। और जब वो सबसे खतरनाक, वो पहला जो भेजे वो रहता है, और वही सबसे लेट में आता है, ठीक नहीं। बहुत भीड़ था ऐसा करके, ठीक नहीं। होली के टाइम तो मिलता ही नहीं है, ब्लैक में लेना पड़ता है क्या, ठीक नहीं। चलो देखो इधर, यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो फिर से यहां बता दो, बिंदुसार कोई नया प्रदेश जीता था क्या? क्या क्या नाम से जानते हैं? अमित्र घात, शत्रु विनाशक, भद्रसार और सिंह सेन। और किस रूप में इसकी उपमा दी जाती है? पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा किसको दी गई है? बिंदुसार।
आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में, क्योंकि बिंदुसार का कोई तो जानने लायक कोई चीज है ही नहीं, कोई क्षेत्र जीता नहीं। अशोक के बारे में बहुत सारी चीज आपको पढ़ना है, और मौर्य वंश पढ़ रहे हो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछेगा, और अशोक के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? अशोक। तो अशोक का पूरा जो शासन काल था ये चला था आपका 259 ईसा पूर्व से चालू होकर, कब से चला था? 232 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य में राज किया था सम्राट अशोक। मगध साम्राज्य बोलने का मतलब अब अखंड भारत, पूरा भारत का क्षेत्र अब मगध के केंद्र में था। आया बात समझ में? तो 259 से लेकर 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक कौन शासन किया था? सम्राट अशोक। तो इसका देखते हैं, अशोक के बारे में बात करें तो इसका जन्म हुआ था कब? 304 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। जन्म स्थल क्या है इसका? पाटलिपुत्र। इनके पिताजी का नाम बिंदुसार, पिता का नाम, माता का नाम सुभद्रांगी। अपन दो पत्नियों का नाम लिखे थे ना उसमें, एक सुभद्रांगी और दूसरा, देखो यहां पास दो लिखे थे ना, दो पत्नियां, चारुमित्रा और सुभद्रांगी। तो अशोक का जन्म किसके गर्भ से हुआ है? सुभद्रांगी। क्लियर है तक सबका? चलो फिर से बताओ, जन्म कब हुआ है अशोक का? 304। जन्म स्थली पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम बिंदुसार, माता का सुभद्रांगी। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यह बताया गया है कि जो अशोक थे अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। कितना? 99 भाइयों की हत्या करके क्या बना था? शासक बना था। और उन पूरे 99 जो भाई है इनको कुएं में डाल दिया था। कहां डाल दिया था? और उससे आज जानते हैं आगम कुआं के नाम से। क्या नाम से? और आगम कुआं कहां है बता दो? पटना बिहार में। समझ आ पा रहा है? तो इनका जन्म स्थली है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या बोलते हैं? पटना। क्या बोलते हैं? और वहीं कौन सा कुआं देखने के लिए दार्शनिक स्थल है? आगम कुआं, जो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वहीं डाला था। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और ऐसा करने के बाद फिर अपना राज्याभिषेक कराया था कब? 269 ईसा पूर्व में अपना क्या करवाया? राज्याभिषेक, और मगध की गद्दी पर बैठा। समझ आ पा रहा है? तो ये ऐसी तुरंत इसको राजपाट मिल गया ऐसा नहीं है। राजपाट प्राप्त करने के लिए बहुत ही लोगों की हत्या किया है, तब उनको इतना बड़ा साम्राज्य मिल पाया था, पूरा देश इतना बड़ा। आया समझ में? कितने भाइयों की हत्या किया था? कौन से ग्रंथ में ऐसे लिखा है? तो बौद्ध ग्रंथों में ये सब बताया गया है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। आगम कुआं कहाँ है बता दो? आगम कुआं पटना। क्या खास बात है आगम कुआं का? 99 भाइयों की हत्या का जो प्रमाण आपका उसी से मिलता है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो सम्राट अशोक का हम बात करें तो अशोक जैसे अपना राज्याभिषेक कराया उसके 8वें वर्ष में इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कहां आक्रमण किया? कलिंग का भी क्षेत्र पड़ेगा उड़ीसा में, पहले ही बता चुका हूं। कहां बता दो? उड़ीसा क्षेत्र में था आपका कौन सा? कलिंग साम्राज्य, कलिंग क्षेत्र था। तो 261 सन बहुत बार आता है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कहां आक्रमण किया? कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया। और कलिंग पर जब आक्रमण किया तो कलिंग क्षेत्र को जीत लिया। और जब ये आक्रमण किया था उस समय कलिंग का जो शासक था जिसका नाम था नंदराज। क्या नाम था बता दो? नंदराज वहां का क्या था? शासक था। और यहां उस समय चल रहा था गंग वंश। कौन सा वंश चलता था? गंग वंश का क्या था? शासन। याद रखा सभी को? तो फिर से देख लो ध्यान से एक मिनट। राज्याभिषेक की क्या बता दो? 8वें वर्ष में ही इसने कहा 261 ईसा पूर्व में कहां आक्रमण किया? कलिंग पर। इस समय शासक नंदराज मुख्य रूप से क्या था? शासक। और ये यहां जो आक्रमण क्यों किया था तो क्या बताओगे? हाथियों के लिए। किसके लिए? और हाथियों को कौन उपहार में दे दिया उधर? चंद्रगुप्त मौर्य। कितना हाथी? और उन्हीं हाथियों के लिए अब इसको लड़ाई करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था तो क्या बताओगे? हाथियों के लिए किया था। और उस समय राजा कौन था? नंदराज। लेकिन ये जो कलिंग युद्ध वगैरह जो है इसकी पूरी चर्चा कौन से अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। कहा मिलता है?
और ये हाथी गुफा अभिलेख है। आगे चल के कलिंग जो है कुछ समय बाद धीरे धीरे और स्वतंत्र हो गया था आगे चल के। तो हम देखने ये मिलता है कि आगे चल के एक शासक आया जिसका नाम था खारवेल। क्या नाम था? तो खारवेल जब देखा कि कलिंग पर बहुत पहले कोई आक्रमण कर लिया है और कलिंग के बहुत सारे क्षेत्रों, बहुत सारे जो चीज था उसको लूट उट कर उस पूरे चीज को ले जाके जो मौर्य वंश वाले हैं, समझ में आ रहा है, वो अपने दरबार में रख चुके हैं। तो वो सब चीज को देखते हुए खारवेल ने एक अभिलेख लिखा था। क्या नाम था उसका? हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें ये सब का पूरा जानकारी मिला है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो क्वेश्चन आएगा, कलिंग आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? हाथी गुफा अभिलेख, जो किसका था? खारवेल। तो इसके कईयों साल बाद ये आगे शासक आ गया खारवेल कलिंग का, तो उस बहुत समय बाद है जब पूरा जानकारी एकत्र हुआ तब इसने पूरा लिखा था। समझ आया? और कलिंग की उस समय राजधानी था तोशली। राजधानी क्या था? तो तोशली पर किसने अधिकार कर लिया था? तो अशोक ने। कौन किया था? अशोक। क्लियर है तक सबका? तो फिर से एक बार देख लो। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कहां आक्रमण किया? कलिंग वर्तमान में किस राज्य में पड़ेगा? उड़ीसा। जब आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन था? नंदराज। क्यों आक्रमण किया था? हाथियों के लिए। और कलिंग को जीतकर किस पर अधिकार कर लिया? तोशली पर। तोशली किसकी राजधानी था? कलिंग की राजधानी। ये पूरी जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। ये किसका है? खारवेल। तो कई बार तो यही क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो खारवेल से। किससे है? और इसी अभिलेख में किसका जानकारी मिला है? कलिंग आक्रमण का, कलिंग युद्ध का। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हो गया था हृदय परिवर्तन। क्या हो गया था? इसका जानकारी किसी और अभिलेख में हम देखेंगे। जो अशोक का कौन सा नंबर का? 13वां नंबर का जो शिलालेख है उसमें जानकारी मिलेगा कि इतने सारे लोगों की हत्या किया था कलिंग में कि जगह जगह जाओगे तो पूरा सब लोग मरे हुए पड़े थे। और इतने लोगों की हत्या करके किसी क्षेत्र को जीतना, ये उसको अब अच्छा नहीं लग रहा था। पहले 99 लोगों को तो मार के शासक बना है, फिर कई लोगों को और हत्या कर रहा केवल क्षेत्रों को जीतने के लिए। तो उसके मन में बहुत ही ऐसा विचार है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं, जिसके कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया। समझ आ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन एग्जाम मिलेगा कि अशोक का हृदय परिवर्तन कौन से युद्ध के बाद हुआ? तो क्या बताओगे? कलिंग युद्ध के बाद। तो याद रखना ध्यान से कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का क्या हो जाता है? हृदय परिवर्तन। और वो लड़ाई झगड़ा को चीज को छोड़कर धर्म के रास्ते में चल गया। कौन से रास्ते में? तो उसी को बोलते हैं भेरी घोष के स्थान पर क्या ग्रहण किया? धम्म घोष। क्या बोलते हैं? पूरा युद्ध चीजों को छोड़ के, शासन को बढ़ाने के छोड़कर अब क्या कर लेगा? वो धम्म घोष की ओर चलेगा, धर्म के रास्ते में चलेगा और बौद्ध धर्म को ग्रहण करेगा। कौन सा धर्म ग्रहण करेगा? और बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? ये उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से। किससे लिया था? उपगुप्त। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। समझ आ पा रहा है? और कौन से मार्ग में चलने लगा बताओ? कौन से मार्ग में? भेरी घोष के स्थान पर क्या बता दो? धम्म घोष पर चलना चालू हुआ था। क्लियर है सबका? है ना? और उससे पहले ये कौन से धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को। कौन से धर्म को? और कलिंग युद्ध के बाद उसने कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। किसने दीक्षा दिलवाया? उपगुप्त ने दिलवाया था। क्लियर है सबका यहां तक? हाँ कि नहीं? चलो तो एक बार बताते जाओ सब लोग ध्यान से। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? 8वें वर्ष में। सन पूछेगा तो 261। कलिंग का राजा का क्यों किया था? राजधानी क्या था? सबकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख। इसके बाद उसका क्या हो गया? हृदय परिवर्तन। कौन सा धर्म ग्रहण किया? दीक्षा कौन दिलवाया? उपगुप्त। पहले क्या मानता था? ब्राह्मण धर्म। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी धीरे धीरे अपन को समझते हुए चलना है। ठीक है? चलो देखो यहां पर ध्यान से। तो यहां देखो जो सम्राट अशोक थे इसके बारे में हम देखें ध्यान से। तो सम्राट अशोक भले ही बौद्ध धर्म को अपनाया था, अगर वो चाहता तो पूरे मगध साम्राज्य का, अखंड भारत का धर्म बौद्ध धर्म को घोषित कर सकता था, लेकिन ऐसा वो नहीं किया।
मतलब बौद्ध धर्म को इसने राजकीय धर्म घोषित किया, क्या बता दो? नहीं किया। बौद्ध धर्म को इसने क्या बता दो? राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? बस ये बौद्ध धर्म इसका क्या था बताओ? व्यक्तिगत धर्म था। क्या था? लेकिन देखो इतना बड़ा अखंड भारत किसके हाथ में था? अशोक के। अगर वो चाहता तो भारत का, अखंड भारत का धर्म क्या घोषित कर सकता था? बौद्ध धर्म। लेकिन ऐसा किया क्या? नहीं। तो अगर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का जो बौद्ध धर्म जो ग्रहण किया था वो क्या था? एक प्रकार का व्यक्तिगत धर्म था कि राजकीय धर्म था? तो क्या बताओगे? व्यक्तिगत धर्म था, राजकीय धर्म नहीं था। समझ आ रहा है? लेकिन कौन सा धर्म का ज्यादा संरक्षण करता था वो? तो उसमें टिक किस में लगाओगे? बौद्ध धर्म का। किस में टिक लगाओगे? कि अशोक सबसे ज्यादा कौन से धर्म को संरक्षण देता था और कौन से धर्म में कही गई बातों को मानता था और अपनी प्रजा के लिए उसी हिसाब से वो काम करता था। तो कौन से धर्म में लिखी गई बातों को मानता था? तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को क्या देता था? संरक्षण प्रदान करता था और जगह जगह जाके उसका प्रचार करना चालू कर दिया और धम्म यात्रा निकालना स्टार्ट कर दिया धर्म वाला। समझ में आ रहा है? सभी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते गया। तो वो सब चीज धीरे धीरे क्या हुआ, ये बाद में बदलाव आया और उसी बदलाव का फायदा फिर दूसरे लोग उठा लेंगे, क्योंकि अब तो कोई लड़ाई झगड़ा कर नहीं रहे। पहले इससे तो बहुत डरते थे, अपने भाई लोग को नहीं छोड़ा तो किसको, समझ रहे नहीं? कोई भी आए सबका हत्या कर देता था, लेकिन बाद में बदल गया। उसी का फायदा आगे अन्य लोग उठाएंगे और साम्राज्य इनका विनाश हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो आगे देखते हैं। इसने क्या किया था? अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। क्या नाम था? और पुत्री का नाम संघमित्रा। पुत्री का नाम, ये दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था इसने? श्रीलंका। कहां भेजा था? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका। क्यों भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए बता दो? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने कहां भेजा था? श्रीलंका। और अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संगति हुआ था। क्या होता आपका? तीसरी बौद्ध संगति। टोटल कितना बौद्ध संगति? 4। हाँ है ना? सबसे पहला 483, 383, फिर 255। तो बोझ 255 में इसी कैटेगरी में आ जाएगा। और चौथा वाला होगा प्रथम शताब्दी में। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरी बौद्ध संगति किसके समय? अशोक के समय हुआ था। कब? 455, सॉरी 255 ईसा पूर्व में। स्थान बता दो? पाटलिपुत्र उसका जन्म स्थली है अशोक का। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? मोंगली पुतीस गोसाल। कौन किया था? मोंगली पुतीस गोसाल। ये जो है कौन से संप्रदाय का संस्थापक है? आजीवक संप्रदाय। क्या बताओगे? आजीवक संप्रदाय का क्या था? संस्थापक, जो आगे चल के बौद्ध धर्म का अध्यक्षता भी किया है संगतियों का। यहां तक क्लियर सबका? चलो तो यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला, अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाया था कि व्यक्तिगत? व्यक्तिगत। दूसरा पूछेगा कि महेंद्र और संघमित्रा को उसने कहां भेजा था? श्रीलंका। क्यों भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के समय ही कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मोंगली पुतीस गोसाल। क्या नाम था? मोंगली पुतीस गोसाल। क्लियर है सबके यहां तक? है ना? चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पूछ रहा हूं, उसको बता देंगे। कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से अभिलेख में किया गया है? जोर से बोलो। हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? किसका है? खारवेल। अशोक पहले कौन सा धर्म मानता था? बाद में? बाद में हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद? ठीक है ना? अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम, दोनों कहां गए? श्रीलंका। किस धर्म के प्रचार के लिए? अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति? तीसरी बौद्ध संगति होगा आपका। ठीक है ना?
चलो देखो इधर, तो कौन सी बौद्ध संगति था बता दो। तीसरी बौद्ध संगति आपको याद रखना है। क्लियर है तक सबका? है ना। अध्यक्ष कौन था बता दो। मोंगलीपुतिस गोसाल। अध्यक्ष कौन था? मोंगलीपुतिस गोसाल। चलो अशोक के समय ही देख लो कौन कौन सी मुद्रा चलता था, अगर क्वेश्चन है तो। अशोक के समय सोना की मुद्रा भी था, चांदी का और तांबा का। कौन कौन सा बता दो। सोना, चांदी और तांबा। चांदी की मुद्रा को उस समय क्या बोलते थे? करसापर्ण। क्या बोलते थे? और तांबा की मुद्रा को काकड़ी। क्या बोलते थे? काकड़ी। एक ककड़ी होता की ये क्या था? काकड़ी। फिर से देख लो, चांदी की मुद्रा को बता दो करसापर्ण, तांबा वाले को क्या बोलते थे? काकड़ी। चलो अशोक की कितनी पत्नियां? पांच। पत्नी बहुत थे उन लोग, ठीक है। कितनी? अशोक की कितनी पत्नियां? जिसमें सबसे ज्यादा पसंद कारुवाकी किसको करता था? और कारुवाकी की बात को सुनता था वो, ठीक है ना। और उसी के कहने पर ये युद्ध का त्याग किया था। किसका त्याग किया? जो आगे चल के साम्राज्य विनाश का कारण बनेगा, ठीक है नहीं। युद्ध का त्याग करना मतलब फिर दूसरे लोग क्षेत्र को कब्जा करते जाएंगे और अन्य जो होंगे वो उनको एक मौका मिल जाएगा। अब अशोक तो कुछ करेगा नहीं, किसका बात मान लिया है? कारुवाकी का। और इसके कहने पर उसने क्या किया था? युद्ध त्यागा था। समझ आ रहा है? और इसी के कहने पर ही उसने बौद्ध धर्म को भी ग्रहण किया था। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को ग्रहण करवाना, अशोक का युद्ध त्याग करवाना सब किसके हाथ में था? कारुवाकी। बात समझ में आ रहा है? क्या हो गया? ठीक तो आप लोगों को भी मानना है, ऐसे कह रहा हूं मैं, ठीक है नहीं। कुल मिला के है, जब अशोक बात माना था तो आपको ही मानना पड़ेगा, ठीक। इतिहास से चलना है। आ रहा बात समझ में? आया ना? चलो यहां देख लो, बातें ना करें। चलो अशोक जो है वो आजीवक जो संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे या जो भी उनको मानते थे, उनके लिए कुछ निवास स्थलों का निर्माण करवाया था उनको रहने के लिए। और इसका निर्माण कराया था गया जो क्षेत्र है बिहार में। कौन सा क्षेत्र आपका? गया। वही है आपका बराबर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? लेकिन पहाड़ी बराबर नहीं है, ठीक है। पहाड़ी का नाम क्या है? बराबर की पहाड़ी, लेकिन पहाड़ी थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। नाम क्या है लेकिन? बराबर की पहाड़ी। इसी बराबर की पहाड़ी में इसने कुछ कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया। और वो सब किनके लिए करवाया था? आजीवक संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए, या आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी होते थे, उनको मानने वाले होते थे, उनके लिए जगह का निर्माण करके उनको दान में दे दिया था। समझ में आ रहा है? तो बराबर की पहाड़ी में इसने कौन कौन सी गुफा बनाया? तो सुदामा गुफा, दूसरा कर्ण गुफा, तीसरा चौपाड़ और चौथा विश्व झोपड़ी। फिर से बोलो क्या क्या है? सुदामा, कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी। फिर से बताओ। सुदामा, कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी, ये सब कौन सी पहाड़ी पर है? और किनको दान में दिया था? आजीवक संप्रदाय को। इसमें से मेन क्वेश्चन आता है ये वाला, विश्व झोपड़ी। क्या पूछेगा कि विश्व झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। कौन सी पहाड़ी पर? बराबर की पहाड़ी पर। विश्व झोपड़ी कौन से राज्य में बोलेंगे तो? बिहार में। गया बिहार क्षेत्र मिल जाएगा। वो जाओगे पहाड़ी में तो लाइन से ऐसे पूरा बना हुआ है, वहां ऊपर नाम भी लिखे रहता है पूरा, ये कौन कौन सी गुफा है। प्राचीन कालीन पूरा गुफाओं का नाम भी स्पष्ट मिलता है। ये 4 ही गुफा है, उसके अलावा और कई सारा गुफा वहां बनाया गया था, लेकिन फेमस में कितना ठो है आपका? 4। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो तो बता दो, अशोक के समय कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी? सोना, चांदी, तांबा। जिसमें से एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे करके बस पूछेगा, बाकी समय नहीं पूछेगा। अशोक के समय कुछ नहीं पूछेगा। करसपर्ण क्या है तो क्या बताओगे? चांदी की मुद्रा करसपर्ण। काकड़ी क्या है? तांबा की मुद्रा। काकड़ी क्या है? कुल कितनी पत्नियां? 5। कुल कितनी पत्नियां? सबसे प्रमुख कारुवाकी। कारुवाकी के कहने पर क्या किया? युद्ध का त्याग। किसका त्याग? युद्ध का। आजीवक संप्रदाय को पहाड़ी या गुफा को दान में दिया था। कौन कौन सी गुफा बनवाया था? सुदामा, कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी। ये सब गुफा किस पहाड़ी पर है? बराबर की पहाड़ी। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो कौन धीरे सा बोलता है? लेट से ना बोले। चलो सामने ध्यान दे इधर।
चलो, सम्राट जो अशोक था इसके बारे में हम ध्यान दें तो सम्राट अशोक के बारे में जो जानकारी मिला है, कल्हण जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, इसने एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम है राजतरंगिणी। कौन सा पुस्तक? तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, जैसे राजतरंगिणी हो गया, इंडिका हो गया। अभी देखिए अपन, इंडिका किसका था? मेगास्थनीज। तो ये सब आने लायक पूरा फेमस क्वेश्चन है इतिहास के, समझ में आ रहा है? तो कल्हण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। और इस राजतरंगिणी पुस्तक में यह बताया गया है कि अशोक ने 2 प्रमुख शहरों का स्थापना किया था अपने समय में, जिसमें से एक शहर है जिसका नाम है श्रीनगर। कौन सा नगर? इसका स्थापना कहां किया? जम्मू कश्मीर में। और एक शहर जिसका नाम है ललित पत्तनम। कौन सा शहर है? इसका स्थापना किया था नेपाल में। तो ये अभी तो भारत देश में नहीं है, तो उतना ज्यादा क्वेश्चन इसका नहीं बनता। एग्जाम में भारत में जो क्षेत्र है उसका क्वेश्चन आता है। तो श्रीनगर की स्थापना कौन सा राजा ने किया था? सम्राट अशोक। सही बोले, ठीक है। अशोक बोल दो, पहचान का हो गया ना, तो ठीक है, समझ आ पा रहा है? तो श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? अशोक। किस नदी के किनारे? इसका प्रमाण किस पुस्तक से मिलती है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसका पुस्तक है? कल्हण का। याद रखे सबको, कल्हण की पुस्तक का नाम पूछेगा तो राजतरंगिणी। इसके हिसाब से अशोक ने 2 शहर का स्थापना किया था। पहला बता दो, पहला, दूसरा ललित पत्तनम। और श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी। तो क्वेश्चन ये भी बहुत बार आ चुका है, नदी को भी पूछता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी। इसको ट्रिक भी बताया था कुछ, श्रीमती को झेलो। कैसे याद करते हैं? श्रीमती को झेलो का मतलब श्रीमती से श्रीनगर और झेलो से झेलम नदी। तो एक लाइन में याद रखना, कैसे याद करेंगे? श्रीमती को झेलो। लेकिन आज नहीं बोल सकते, आज करवा चौथ है, ठीक है? आज है क्या? नहीं है? उपवास हो क्या आप लोग? अच्छा, नहीं रहते, छोड़ो, ठीक। तो बुरा नहीं मानना है ना, ठीक नहीं? आ रहा समझ में? क्या हो गया? आप लोगों को क्यों खुशी हो रही इतना? अचानक पता चल गया, ठीक है, कि आज कुछ है? हाँ बताओ उधर, शशिकांत, आपको क्यों खुशी है इतना? कोई खुशी नहीं है तो लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, सुना हमें, ठीक? वही है क्या? कौन यस वाला? कहाँ है? कहाँ है? नहीं आएगा? सुयस कहाँ है? मेरे को लगा उसी त्योहार के कारण तो नहीं आया आज, तो ऐसे करके उपास है लड़के लोग भी रहते हैं? अच्छा, नया ट्रेंड, कुछ भी। चलो देखो इधर चलो, तो अशोक ने कौन कौन से शहर की स्थापना किया था? श्रीनगर। और श्रीनगर किस नदी किनारे है? और ललित पत्तनम अभी कहां मिलेगा? नेपाल क्षेत्र में मिल जाएगा। क्लियर सब कहां तक है ना? चलो लास्ट पेज देख लो अशोक के बारे में, फिर बाकी कल देखेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, अशोक के समय में देख लो। अशोक ऐसा पहला शासक निकला जिसने अपने संदेशों को जनता के लिए अलग अलग जगह लिखवा देता कि जनता यहां पढ़े या इतिहास में उनको समझा जाए या जाना जाए। इसलिए इसने क्या लिखवाना चालू किया था? अभिलेख। तो भारत का पहला शासक बताइए जिसने अभिलेख लिखवाना चालू किया? सम्राट अशोक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे पहले अभिलेख लिखवाना कौन चालू करवाया था? अशोक ने ही चालू करवाया। और इसकी प्रेरणा उसको कहां से मिला था कि अभिलेख को लिखवाना चाहिए, कि कौन सी चीज को मानना है, कौन सी चीज को नहीं मानना है, धर्म के रास्ते में चलना है। तो ये सब चीज को जगह जगह वो लिखवाता था, नोटिस बोर्ड टाइप से। नोटिस बोर्ड जानते ना? तो उसके लिए अभिलेख लिखवाता था जगह जगह जाके। तो वही था एक प्रकार का। तो अशोक को अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा किससे मिला था? तो राजा डेरियस से, जो कहां का राजा था? ईरान। तो ईरान का जो राजा था जिसका नाम था राजा डेरियस, इससे इनको प्रेरणा मिला था कि उसने जैसे अभिलेख लिखवाया था ईरान में, वैसी सेम अभिलेख ये भी लिखवाना चाहता था। समझ आ रहा है? तो ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं अशोक जो है किसके अभिलेखों को देखकर अपने अभिलेखों को लिखवाना चालू किया था? राजा डेरियस। राजा डेरियस कहां का राजा था? ईरान का था। जितने भी अभिलेख इसने लिखवाए थे वो कौन सी भाषा में अधिकांश था? प्राकृत भाषा में। लेकिन लिपि अलग अलग होता है, जिस क्षेत्र में जो लिपि को जानते थे उसी लिपि में लिख पाता था। जैसे
मान लो कि हमारे आसपास आएंगे तो हिंदी में लिखवाएंगे लोग, दक्षिण भारत में जाएंगे तमिल में लिखवाएंगे, समझ आ रहा ना, पंजाब तरफ जाएंगे तो पंजाबी में लिखवाएंगे। तो इस टाइप का लिपि चेंज हो सकता है, समझ आ रहा ना, है ना। लेकिन भाषा को इसने चेंज करवाया था क्या? नहीं, लिखने का जो पैटर्न है वो चेंज करवाया था। तो अभिलेख की भाषा क्या था बता दो? प्राकृत, अभिलेख की भाषा। लेकिन इसका लिपि जो था अलग अलग, 4 अलग अलग लिपि अपन को देखने मिलता है अशोक के अभिलेखों में। सबसे पहला है ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि? दूसरा में खरोष्टी, दूसरा में खरोष्टी, तीसरा अरमाइक, तीसरा, और चौथा ग्रीक, चौथा क्या था? ग्रीक लिपि। तो इसने अपने अभिलेखों को कितने लिपि में लिखवाया था? 4। सबसे पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइक और चौथा ग्रीक। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार मिलेगा आपको कि अशोक के जितने भी अभिलेख भारत के अंदर मिले हैं वो कौन सी लिपि में लिखा है? तो ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि को देखो लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट की ओर। खरोष्टी को कैसे लिखते हैं? राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है। समझ आ रहा है? तो ये पाकिस्तान में देखना कौन सी लिपि मिलेगा? खरोष्टी लिपि, राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे लिखा जाता है। और ब्राह्मी को लेफ्ट से राइट। और अरमाइक दोनों का मिक्स होता था। अरमाइक जो लिपि राइट लेफ्ट 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 जो अच्छा लगे वो लिख सकते थे। और एक ग्रीक लिपि है जो अफगानिस्तान में देखने मिलता है। अफगानिस्तान में ग्रीक लिपि हो गया, और कौन सा? अरमाइक लिपि का हम बात करेंगे यहां पर। समझ आ पा रहे हैं? तो फिर से यहां देख लो ध्यान से। अशोक पहला राजा था जिसने क्या लिखवाना चालू किया? अभिलेख। किससे प्रेरणा मिला? राजा डेरियस। राजा डेरियस कहां का राजा? ईरान। इसने अभिलेखों को कौन सी भाषा में लिखवाया? लेकिन लिपि अलग अलग था। भारत में कौन सी लिपि? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अरमाइक और ग्रीक। अरमाइक और क्या था? ग्रीक। तो आज अपन यहां तक देखते हैं। कल के क्लास में पूरा समझेंगे अशोक के जो स्तंभ लेख, शिलालेख क्या क्या हैं, उनको पूरा पढ़ेंगे। कितने ठो शिलालेख थे कुल? अशोक के कितना शिलालेख? 14 शिलालेख। कितने थे? तो हर शिलालेख में उसने कुछ ना कुछ चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था। जैसे 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा किया है, हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। वैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, लाइन से जितना भी उसका अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें अलग अलग बातों को उसने बताया है। और वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि कौन से नंबर के शिलालेख में उसने क्या लिखवाया था। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो तो आज यहीं तक कर लेते हैं, बाकी आगे जो होगा कल देख लेंगे। क्लियर सबका? हाँ कि नहीं? चलो बाकी कल करते हैं फिर।